31 जुलाई 2019 सुबह 5 बजे मनोज नाम का एक व्यक्ति बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सड़क पर टहलते हुए काम के लिए घर से निकलता है। चलते चलते उसकी नजर अचानक एक सड़क के किनारे की तरफ पड़ती है। वहां एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। मनोज ने करीब जाकर देखा तो मंजर दिल दहलाने वाला था। उस लाश का सिर बेरहमी से कुचला गया था, जिससे दिमाग के चिथड़े उड़ चुके थे। शरीर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। धारदार हथियार से काटे जाने के कई गहरे निशान लाश पर थे, जबकि हथेलियां भी चीर दी गई थी। मनोज तुरंत बेंगलुरु पुलिस को कॉल कर एक महिला की लाश मिलने की सूचना देता है। पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाती है। लाश पर ब्रांडेड कपड़ों को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महिला किसी अच्छे घर से ताल्लुक रखती होगी। लाश के पास ही कुछ ईंटें मिली, जिन पर लगे खून के निशान साफ बयां कर रहे थे कि उसके सिर को इन्हीं से कुचला गया होगा। लाश की पहचान करना नामुमकिन था। ऐसे में पुलिस ने लाश के कपड़ों के आधार पर जांच शुरू की। ये मौत की गुत्थी पुलिस के लिए बेहद पेचीदा रही, क्योंकि कई कोशिशों के बाद भी उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। हालांकि एक इत्तेफाक और पुलिस की चालाकी से हत्याकांड की हर परत खुल गई। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के लिए पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित की गई। फोरेंसिक टीम ने मौका वारदात पर पाया कि जिस जगह लाश मिली थी वहां एक कार के टायर के निशान भी मौजूद थे। इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर वहां से सफेद कार गुजरती दिखी। हालांकि किसी भी फुटेज में उस कार की नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आ रही थी। मृतक महिला ब्रांडेड जीन्स टी शर्ट और टाइटन की महंगी घड़ी पहने हुई थी। आमतौर पर ब्रांडेड चीजों की बिलिंग के जरिए खरीदार की पहचान हो जाती है। पुलिस पहचान जानने के लिए 14,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की हुई। सामने आया कि उस तरह की देश भर में 15,000 जीन्स बेची गई हैं। बिलिंग के आधार पर खरीदारों के नंबर निकाले गए। साइज के आधार पर यह संख्या 900 हो गई। हर किसी के नंबर निकालकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जहां लाश की तस्वीरें भेजी गईं, लेकिन नतीजे शून्य रहे। जीन्स के बाद टाइटन वॉच के मॉडल के आधार पर इसे खरीदने वालों की डिटेल्स निकाली गई। 1500 खरीदारों में से ज्यादातर नंबर बंद थे। हर किसी को कॉल किया गया, लेकिन उस घड़ी को खरीदने वाला कोई शख्स सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला पर चाकू से 22 वार किए गए थे, जिससे उसकी मौत हो हुई थी। सिर पर किसी भारी चीज से हमला हुआ था, जिसके बाद उसके सर को कुचल दिया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान टीम की नजर शरीर पर बने एस अक्षर के टैटू पर गई। अब पुलिस ने ब्रांडेड घड़ी और जीन्स खरीदने वाले और एस नाम के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन ये ट्रिक भी पुलिस के काम नहीं आई। लाश एयरपोर्ट के पास मिली थी। ऐसे में पुलिस ने अंदाजा लगाया कि या तो महिला यहां तक सफर कर पहुंची होगी या यहां से सफर पर निकली होगी। लेकिन जांच में ऐसा कोई पैसेंजर नहीं मिला जिसकी उस रोज फ्लाइट मिस हुई हो। पुलिस अज्ञात लाश की पहचान हासिल करने में जुटी थी कि एक मुखबिर ने जानकारी दी कि महिला का कत्ल उसके पति ने किया था। मुखबिर ने बताया कि नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले उस शख्स ने पत्नी की हत्या कर लाश एयरपोर्ट के पास फेंकी थी। पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर नॉर्थ इंडिया जाकर उस शख्स को गिरफ्तार किया तो उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल लिया। जब पुलिस ने उसे मौका वारदात पर चलकर क्राइम सीन दोहराने को कहा तो वो पुलिस के साथ चला गया, लेकिन पुलिस हैरान रह गई। वो पुलिस को एक नई जगह ले गया। वो जगह इस अज्ञात लाश के मिलने से कुछ ही दूरी पर थी। जब पुलिस ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क किया तो सामने आया कि वाकई कुछ रोज पहले उस जगह भी एक लाश मिली थी। एक हत्याकांड की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन उस केस में पुलिस के दोनों हाथ खाली ही रहे। लाश मिलने के 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। इस मामले से ठीक 1 महीने पहले बेंगलुरु के पुलिस इंस्पेक्टर रामामूर्ति की टीम ने एक चोर जिसका नाम कार्तिक को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। उसके पास 50 लाख का सोना मिला था। कोलकाता पुलिस चाहती थी कि उस चोर की रिमांड बेंगलुरु पुलिस कोलकाता पुलिस को सौंप दे। इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने इंस्पेक्टर रामामूर्ति को बीते 1 महीने में कई कॉल किए, लेकिन अज्ञात लाश के हत्याकांड में व्यस्त होने के चलते वो कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर पाए। उस रोज झल्लाहट में उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। दोनों ने पहले मुद्दे पर बात की। फिर इंस्पेक्टर रामामूर्ति ने कॉल करने वाले कांस्टेबल को कॉल न उठा पाने का वाजिब कारण बताया। उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों से वो एक महिला की लाश मिलने से व्यस्त चल रहे हैं, जिसकी कोई पहचान नहीं मिल रही है।
कुछ दिनों तक उन्हें कॉल न किया जाए। बात निकली तो उन्होंने केस सुलझाना पाने पर हताशा जताते हुए पूरी डिटेल्स बतानी शुरू कर दी। डिटेल सुनते ही कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल ने रामामूर्ति से कहा कि जरा रुकिए। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले ही उनके थाने में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है, जिसमें संदीप नाम के शख्स ने बताया कि उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले बेंगलुरु गई थी, जहां से वो लापता हो गई। इत्तेफाक से शुरू हुई ये बातचीत इस केस की पहली अहम कड़ी साबित हुई। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि उसे लाश पर एस नाम का टैटू मिला है। शायद यह टैटू संदीप के नाम का ही है। शिकायतकर्ता संदीप के नाम का पहला अक्षर एस था। यही टैटू लाश में बना हुआ था। बेंगलुरु पुलिस ने सीधे लाश की तस्वीरें कोलकाता पुलिस को भेज दी। तस्वीर के कपड़ों से कोलकाता के रहने वाले संदीप ने पत्नी को पहचान लिया। संदीप ने लाश की शिनाख्त कर बताया कि उनकी पत्नी का नाम पूजा सिंह है, जो पेशे से एक मॉडल है। वो कुछ समय पहले एक इवेंट के लिए बेंगलुरु गई थी, तभी से लापता है। इंस्पेक्टर रामामूर्ति तुरंत कोलकाता के लिए रवाना होने वाले ही थे कि उसी समय बेंगलुरु पुलिस से दिल्ली के रहने वाले अली नाम के शख्स ने कांटेक्ट किया। अली ने पुलिस को बताया कि जिस टाइटन घड़ी की तस्वीरें व्हाट्सएप में भेजी जा रही हैं, वो घड़ी उसने कुछ समय पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को दी थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पूजा ही बताया था। पूजा की पहचान उसने तस्वीरों के जरिए कंफर्म की थी। पुलिस ने लाश की पहचान मिलते ही दिल्ली से अली और कोलकाता से पूजा के पति संदीप और उनके परिवार को पूछताछ के लिए बेंगलुरु बुला लिया। बेंगलुरु पुलिस ने पूजा के पति संदीप से पूछताछ की तो संदीप ने बताया कि उनकी शादी 7 साल पहले हुई थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। पूजा पेशे से एक मॉडल थी और बीते कुछ समय से इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही थी। काम के सिलसिले में पूजा अक्सर बेंगलुरु से दिल्ली सफर करती थी। संदीप ने बताया कि वो पूजा और अली के रिश्ते से अनजान थे। पूजा के परिवार से पूछताछ की गई तो सामने आया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। पूजा और संदीप में अक्सर झगड़े होते रहते थे। परिवार के बयान के बाद पुलिस ने संदीप को शक के दायरे में रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि संदीप को पूजा और अली के रिश्ते के बारे में जानकारी मिली हो, जिससे नाराज होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी या किसी से करवा दी हो। पूजा के बॉयफ्रेंड अली ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि एक इवेंट के दौरान उसकी मुलाकात पूजा से हुई थी। साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अली ये भी जानता था कि पूजा शादीशुदा थी, लेकिन इससे उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस को अली पर भी शक था, लेकिन उसे ये कहते हुए शक के दायरे से हटा दिया गया कि उसने खुद ही सामने से पुलिस से संपर्क किया। अगर वो हत्यारा होता तो खुद सामने क्यों आता? पुलिस ने संदीप के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे। साथ ही पूजा के मोबाइल नंबर से उन जगहों पर पूछताछ शुरू हुई जहां वो मौत से पहले गई थीं। सामने आया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को फ्लाइट से कोलकाता से बेंगलुरु पहुंची थी। एयरपोर्ट से उन्होंने ऐप के जरिए कैब बुक की थी, जिससे वो सिंह सांद्रा स्थित सहारा पवेलियन होटल पहुंची थी। पुलिस ने होटल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखने शुरू कर दिए, जिनमें पूजा 29 जुलाई को चेक इन करती दिखती है। होटल स्टाफ ने उन्हें बताया कि पूजा अकेले ही होटल आई थी। 30 जुलाई को ऑनलाइन कैब बुक कर वो मीटिंग करने गई थी और देर रात लौट आई थी। 30 से 31 जुलाई की दरमियानी रात करीब 3:50 पर उन्होंने होटल से चेकआउट किया था। वो उसी कैब से एयरपोर्ट के लिए निकली थी, जिससे वो दोपहर में लौटी थी। होटल से मिली जानकारी को कंफर्म करने के लिए जब पुलिस ने ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप को छाना तो उसमें पूजा की देर रात की कोई बुकिंग नहीं मिली। ऐसे में पुलिस का सीधा शक उस कैब ड्राइवर पर गया। होटल के सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को उस कैब और कैब ड्राइवर की पूरी जानकारी मिल गई। पूजा की लाश मिलने के 23 दिन बाद 23 अगस्त को पुलिस ने कैब ड्राइवर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। कैब ड्राइवर की पहचान 22 साल के नागेश के रूप में हुई।
पुलिस की सख्ती के आगे नागेश ने पूजा की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने अपने इकबाल जुर्म में बताया कि 30 जुलाई की दोपहर को पूजा ने ऑनलाइन ऐप के जरिए कैब बुक की थी। वो उन्हें मीटिंग के लिए ले गया और वापस ले आया। पूजा ने उसे बकाया कि देर रात उन्हें एयरपोर्ट जाना है, जिसके लिए वो रात को कैब बुक करेंगी। नागेश ने उनसे कहा कि ऑनलाइन बुकिंग की जगह वो डायरेक्ट उन्हें 1200 रुपए दे दें, वो ऐसे ही समय पर आ जाएगा। पूजा ने लापरवाही करते हुए उसकी बात मान ली। तय समय पर वो पूजा को होटल से लेने पहुंच गया। यही वजह थी कि ऐप खंगालने पर पूजा की कोई बुकिंग नहीं दिख रही थी। नागेश ने बताया कि पूजा के पहनावे से वो किसी रईस खानदान की लग रही थी। उन्हें देखते ही नागेश के मन में लालच आ गया। दरअसल नागेश ने लोन पर कार खरीदी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते उसकी कार की ईएमआई बाउंस हो गई थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में पूजा को देखते ही उसने लूटने का मन बना लिया। तकरीबन 12:30 बजे वो होटल से एयरपोर्ट की तरफ निकला था। देर रात हो चुकी थी। रास्ता काफी लंबा था। जैसे ही पूजा गहरी नींद में गई, उसी वक्त सुनसान रास्ता देखकर नागेश ने कार रोक ली। उसने सबसे पहले एक लोहे की रॉड से सो रही पूजा के सिर पर वार किया। पूजा वही बेहोश हो गई। नागेश पूजा को लूट ही रहा था कि पूजा को होश आ गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। नागेश ने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और फिर पेट पर कई बार वार करने शुरू कर दिए। खून बह जाने से पूजा की वहीं मौत हो गई। नागेश उनका सामान लेकर वहां से भाग निकला। नागेश को इस क्राइम के लिए जेल भेज दिया गया। तो कैसी लगी आज की क्राइम स्टोरी कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर और भी हैं, प्लीज उनको देखिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।